नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में रखी मंडन मिसिर की खुरपी सूर्यनाथ सिंह द्वारा लिखित कहानी के कथानक और उद्देश्य को संक्षेप में इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले रामकृष्ण बदने इस YouTube चैनल में आप सभी का मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम मंडन मिसिर की खुरपी के कहानीकार सूर्यनाथ सिंह जी का संक्षेप में परिचय देखेंगे। सूर्यनाथ सिंह जी का जन्म 14 जुलाई 1966 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सवना नामक गांव में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आपका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह है चलती चाकी, और प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में नींद क्यों रात भर आती नहीं, शेर सिंह को मिली कहानी, बर्फ के आदमी, बिजली के खंभों जैसे लोग, 7 सूरज 57 तारे, कुछ रंग बेनूर आदि प्रसिद्ध है। धधक धुआं धुआं आपका बाल साहित्य तथा उसके साथ ही साथ बांग्ला से हिंदी अनुवाद का काम भी आपने किया है। बाल साहित्य पर आपको हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का बाल एवं किशोर साहित्य सम्मान मिला है, और दैनिक जनसत्ता में एसोसिएट एडिटर के रूप में आप कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से सूर्यनाथ सिंह जी का संक्षेप में परिचय हम यहाँ देख सकते हैं। कहानी के कथानक को देखते समय हमें पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि इस कहानी में मंडन मिसिर के चरित्र को चित्रित करते हुए वृद्ध व्यक्ति के अकेलेपन और उसके जीवन की पीड़ा को दर्शाने का काम इस कहानी के माध्यम से सूर्यनाथ जी ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। यह कहानी वृद्ध विमर्श को लेकर आती है, और इसके साथ ही साथ महानगरीय बोध को भी इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने व्यक्त किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र यहाँ जिनके नाम से ही कहानी का नामकरण हुआ है वह है मंडन मिसिर, और उसकी 3 बेटियों का, एक बेटे का और बहू का उल्लेख इस कहानी में पात्रों के रूप में हमें देखने को मिलता है। कहानी का प्रारंभ अगर हम देखें तो मंडन मिसिर की खुरपी कहीं खो गई है और वह उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग इसे ढूंढने में लगे हैं, मिसिर जी के साथ साथ बाकी के लोग भी ये जो खुरपी गुम हो गई है उसे ढूंढने के लिए लगे हैं। खुरपी तो आपको मालूम है कि खेती का औजार है जो खेती में बहुत बार इसका उपयोग किया जाता है। अब लोग कहने लगे कि मिसिर महाराज भुलक्कड़ बन गए हैं, यानी पहले जैसे मिसिर महाराज को बातें याद नहीं रहती, वह भुलक्कड़ बन गए हैं। खेत में भी खुरपी नहीं मिलती, घर में देखते हैं तो खुरपी नहीं मिलती, खेत में जाकर देखते हैं वहां पर भी खुरपी नहीं मिलती है। मिसिर कहते हैं कि मैं दूसरी खुरपी से कैसे काम करूं। अब दूसरी भी खुरपी यहाँ पर से काम चलाया जा सकता था, या दूसरी खुरपी से भी मंडन जी को समाधान मान लेना चाहिए था, लेकिन मंडन जी का उसी खुरपी पर ज्यादा प्रेम है जो गुम हो गई है। मिसिर इसीलिए कहते हैं कि दूसरी खुरपी से मैं कैसे काम करूं। लोगों में चर्चा है कि अब नहीं जिएंगे ज्यादा दिन, सनक गए हैं। लोगों में क्या चर्चा है कि अब ये मंडन मिसिर जी ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं लग रहा है। उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, सनक भी गए हैं, और इसी कारण वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं लगता। अब तो यह भी याद नहीं रहता कि खाना खाया है कि नहीं, यानी छोटी छोटी बातों को अब ये भूल रहे हैं। खाना खाया कि नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है उनके। कोई कई बार कई श्लोक जपते रहते हैं। नहाने जाते हैं तो घंटा भर नहाते रहते हैं, यही भूल जाते हैं कि हम नहाने के लिए अब आए हैं तो जल्दी नहाकर बाहर जाना चाहिए। नहीं, नहाने बैठे तो बस घंटों नहाते ही बैठेंगे। मंदिर में पूजा करने बैठे तो दोपहर ढलने तक बस पूजा ही करते बैठते हैं। चूल्हा पर खिचड़ी बैठा कि भूल जाते हैं, खिचड़ी लगाकर भूल जाते हैं कि हमने चूल्हे पर खिचड़ी लगाई है। जलने की जब महक आती है तब तो उनके समझ में आ जाता है कि अरे मैंने तो चूल्हे पर खिचड़ी रखी थी। कभी जली खाते हैं क्योंकि
ध्यान नहीं रहने के कारण खिचड़ी चूल्हे पर जल जाती है और जली हुई खिचड़ी कभी खाते हैं तो कभी कच्ची खिचड़ी वो खाते हुए दिखाई देते हैं। और पहले जैसी खुराक भी अब मंडन मिसिर को नहीं मिल रही है। ये सारी चर्चा गांव के लोगों में मंडन मिसिर के भुलक्कड़ स्वभाव को लेकर हो रही है। ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। जजमुनी में जाते हैं, मुट्ठी भर भात चाहे दो पूरी खा के उठ जाते हैं। खेत में पौधों से पता नहीं क्या क्या बतियाते रहते हैं। खेत में जाते हैं तो वहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी बातें करने लगते हैं। क्या क्या मन की बातें उनके सामने कहते हैं, समझ में नहीं आता। सब खेती बाड़ी मिसिर जी ने बेच कर बेटे तथा बहू को पैसे दिए हैं, लेकिन वे दोनों ही उसके नहीं हुए हैं। ये सारे गांव वालों के लोगों की चर्चा यहाँ सूर्यनाथ सिंह जी बताते हैं कि इन्होंने अपनी जो बची हुई खेती है वो भी बेचकर बेटे और बहू को पैसे दिए हैं, लेकिन बेटे ने और बहू ने पैसे लेने के बाद भी पिता मंडन मिसिर की जो ख्याल रखना चाहिए वो रखते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसी चर्चा गांव के लोग कहते हैं। दुनिया भर में इज्जत कमाने वाले अपने घर में ही बेइज्जत हो रहे हैं। देखिए, मंडन मिसिर जी पूजा पाठ करने में, पांडित्य करने में बहुत ही विद्वान व्यक्ति रह चुके हैं। उनकी गांव में, आसपास के कई गांवों में इनकी इज्जत की जाती है, लेकिन उनका दुर्दैव यह है कि उनके घर में ही उनके बेटे के द्वारा और बहू के द्वारा अब बेइज्जती हो रही है। इसी चर्चा गांव वाले कर रहे हैं। विद्वान आदमी है, लोग कहते हैं कि मंडन मिसिर तो बहुत विद्वान आदमी है। बेटियों की उनकी हालत बताएंगे तो वह तो भागे आएंगी बाप को संभालने। यहाँ पर इस बात की ओर संकेत करते हैं कहानीकार कि समाज व्यवस्था में अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा बेटियां जरूर करती है, लेकिन बेटा और बहू नहीं करते। इसलिए तो लोगों के द्वारा ये वाक्य कहे गए हैं कि अगर बेटियों को पंडित जी की यह दशा मालूम होगी तो बेटियां निश्चित रूप से इनकी सेवा करेंगी, जो सेवा बेटा और बहू शैलजा करती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए लोगों में ये चर्चा होती है। मंडन जी तो शास्त्र पुराण में पारंगत थे। अब बहुत ही विद्वान आदमी है, शास्त्र में पारंगत है, पुराणों की बारे में भी वो पारंगत हमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये भी चर्चा होती है। और उनका जो पहराव है, उनके रहन सहन के बारे में यहाँ पर कहानीकार बताते हैं कि लक तक धोती पहने हुए है, घुटने के नीचे तक कुर्ता और गले में चौड़ी पट्टी का गमछा पहनते रहते हैं, माथे पर चंदन का गाढ़ा तिलक लगाते हैं। ऐसा उनका रूप देखने को मिलता है। इलाके में उनका बहुत सम्मान, पहले मैंने कहा कि लोगों के द्वारा किया जाता था। सुबह शाम चट्टी पर घंटा 2 घंटा दुब्बर साहु की दुकान पर ये बैठते रहते थे, अखबार पढ़ने का काम वहां करते थे। गांव गिराव की, देश विदेश की, जीवन जगत के बारे में चर्चा दैनंदिनी में इनकी ये चर्चा हमें सुनने को मिलती थी। ऐसा गांव वाले लोग कहते हैं। किसी भी विषय पर वे चर्चा करते थे। यानी इतनी विद्वत्ता मंडन जी के पास थी कि किसी भी विषय पर वो विद्वत पूर्ण रूप से चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। किसी के घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को मिटाने का काम मंडन जी करते थे। वेद पुराणों के अनेक उदाहरणों द्वारा उस झगड़े करने वाले लोगों को शांत करने का काम, झगड़ा मिटाने का काम मंडन जी करते आए हैं। पैसे के बारे में, परिवार के बारे में, बहू बेटे कैसे भी उलझन लेकर अगर लोग मंडन जी के पास पहुंचते और उससे यहाँ पर कुछ उत्तर चाहते तो मंडन जी इन सारी परिस्थितियों का उत्तर उनके पास होता था, ऐसा लोगों का कहना है। जो भी उनके पास बैठता वो उसका हल निकालने का काम करते थे। ज्योतिष और कर्मकांड के विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड में इनकी विद्वत्ता हमें दिखाई देती है। भाषा और बातें इतनी साफ, आवाज इतनी बुलंद कि एक बार किसी के कान में उनकी आवाज पड़ जाए तो वह पूरी बात सुने बिना हटता नहीं था। यानी विद्वत्ता है, कहने की कला है। और इसी कारण इनके साथ जो कोई बैठता था, इनकी भाषा, इनकी बातें सुनता तो पूरी बातें सुने बगैर वहां से सुनने वाला कभी नहीं उठता। इतनी सुंदर बातें, आशयपूर्ण बातें मंडन जी करते थे। इन्होंने पैसे के लिए किसी की कुंडली देखी न बनाई। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा कमाने के लिए लोग
कुंडलियां बनाने का काम करते हैं, गलत ज्योतिष बताने का काम करते हैं। लेकिन मंडन जी ने अपने जीवन में ऐसा गलत काम कभी भी नहीं किया है। किसी के घर दक्षिणा के लोभ में पूजा पाठ कराने का काम भी नहीं किया है। और एक बात ध्यान में रखिए, कहते हैं लोग कि क्या मजाल कि किसी श्लोक का गलत उच्चारण उनके मुंह से निकल जाए। इतनी शुद्ध संस्कृत इन्हें मुखोद्गत थी। श्लोक इतने अच्छे तरह से वो पठन करते थे कि श्लोक का गलत उच्चारण उनके द्वारा कभी सुनने को नहीं मिलता था। किसी पूजा विधि में कोई त्रुटि रह जाए, हर कोई चाहता कि उनके घर का पूजा पाठ मंडन मिसिर ही कराएं। पूजा पाठ का संपूर्ण ज्ञान इनको था, इसी कारण गांव और आजू बाजू के लोग भी इन्हीं के द्वारा ही अपने घर में पूजा पाठ करने का ठान लेते थे और इन्हीं को ही पूजा पाठ के लिए बुलाया करते थे। शादी विवाह के दिनों में उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए छीना झपटी जैसी स्थिति होती थी। हर कोई चाहता कि उनके बेटे बेटी का विवाह मंडन मिसिर के द्वारा ही संपन्न हो। तो देखिए मंडन मिसिर का एक जमाने में कितनी प्रतिष्ठा और उनकी विद्वत्ता को लेकर लोगों में किस प्रकार से चढ़ाओड़ हुआ करती थी। यहाँ पर छीना झपटी हुआ करती थी कि मंडन मिसिर अपने घर पूजा के लिए आए, मंडन मिसिर अपने घर के शादी ब्याह के लिए वो विधि संपन्न करने के लिए आए। और दूसरी बात ये भी थी कि मंडन जी कभी भी दक्षिणा के पीछे नहीं लगे हैं। जितना भी दिया जाएगा उतना वो राजी खुशी स्वीकारते हुए हमें दिखाई देते हैं। मंडन मिसिर को यजमानी विरासत, और अब उनके यजमानी के बारे में बताया जा रहा है कि मंडन मिसिर को यजमानी विरासत में मिली थी। उनके दादा का नाम था अग्नु मिसिर, जाने माने ज्योतिषी और कर्मकांडी थे। कौन? मंडन मिसिर के दादा, जिनका नाम है अग्नु मिसिर। और ये अग्नु मिसिर क्या करते थे, तो उस जमाने के जाने माने ज्योतिषी थे और कर्मकांडी के रूप में उनका नाम था। ये उसी समय अंग्रेजी राज हमारे देश में चल रहा था। उस समय के एक राजा की भविष्यवाणी उन्होंने की थी और वह सही निकली थी राजा की भविष्यवाणी, जिस कारण राजा ने खुश होकर अग्नु मिसिर को 101 बीघा खेत उनके नाम पर कर दिए थे। कितने खेत उनके नाम पर किए थे? 101 एकड़ खेत उनके नाम पर कर दिए थे और एक घर भी उनको रहने के लिए दिया था। अग्नु मिसिर ने मंडन मिसिर के बाप और अग्नु मिसिर का बेटा और मंडन मिसिर का बाप, जिनका नाम है अगस्त्य मिसिर, और अग्नु मिसिर ने मंडन मिसिर के पिता अगस्त्य मिसिर को पढ़ाने का काम किया था। लेकिन अगस्त्य मिसिर स्वभाव से क्रोधी थे और झक्की थे। बात बात पर शाप देने की धमकी देते थे। एक रोग के कारण ये जो अगस्त्य मिसिर है जल्दी ही इस दुनिया को छोड़ गए। जब पिता मर गए तब मंडन मिसिर की आयु केवल 8 महीने की है। यानी मंडन मिसिर केवल 8 महीने के थे तभी उनके पिता अगस्त्य मिसिर इस दुनिया से एक रोग या बीमारी के कारण चल बसे थे। जब पिता मरे तब मिसिर, मैंने कहा 8 महीने के थे। अग्नु मिसिर ने मंडन मिसिर को पढ़ा लिखा के तैयार किया था। मंडन मिसिर को उनके पिताजी ने ही ये विद्या दी थी, पांडित्य की यहाँ पर शिक्षा दी थी। बनारस भेजा था मंडन मिसिर को ये पांडित्य पढ़ने के लिए और बनारस जाकर मंडन मिसिर ने ये सारी पूजा पाठ की विधि और श्लोक वहां पर सीखे थे। विद्या तो खूब पाई थी मगर दुनिया का व्यवहार कतई नहीं सीख पाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विद्वान होते हैं लेकिन दुनियादारी के बारे में उनको उतना ज्ञान नहीं होता। मंडन मिसिर के बारे में भी यहाँ कहानीकार कहते हैं कि विद्वान तो बहुत थे, विद्या तो बहुत प्राप्त की थी, लेकिन दुनियादारी के बारे में या दुनिया का व्यवहार उन्हें नहीं आता था। खेती बाड़ी में उनकी रुचि नहीं रही है। किसकी? मंडन मिसिर की। पैसा कौड़ी की भी चिंता वो अपने जीवन में कभी करते दिखाई नहीं देते। बस कपड़ा लता मिल गया, भोजन मिल गया और पढ़ने के लिए कुछ किताबें मिल गई, तो बस इसी में वह अपना जीवन का सार्थक मानते थे। बचे समय में किताबें पढ़ने का काम करते थे, चट्टी पर बैठकर लोगों के साथ बात करने का
काम करते थे और बस इसी में ही वो अपना जीवन यापन बहुत ही खुशी से मनाते हुए यहाँ तक हमें दिखाई देते हैं। अगनो मिसिर गुजरे तो ये भार उनके ऊपर आता है घर चलाने का। सारा खेत जो 101 बीघा में बताया गया वो बटाई पर दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। जो जितना और बटाई पर जिनको ये खेत दिया है, बटाई करने वाला व्यक्ति जो जितना खेती से आई हुई आय उनको दे देते हैं, बस उसी से वो खुश होते हैं। इसके बारे में कभी पूछताछ बहुत बारीकी से करते नहीं हैं। बहुत लोगों ने इनके इस स्वभाव का फायदा उठाकर इनको ठगने का काम भी करते आए हैं आज तक। इसके पहले मैंने कहा कि इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ है। बेटा सबसे छोटा था, बेटियां बड़ी थी। बेटियों की शादी में खूब देखभाल करके बड़े-बड़े घरों में उनकी शादी करा के मंडन मिसिर ने बेटियों को भेज दिया है। हर बेटी के शादी में खर्चा और उनके जो दहेज देना है, इसके लिए मंडन मिसिर जी ने अपने पास जो खेत था, तीनों बेटियों के शादी में खेत बेचने का काम किया है। बहुत खूब ज़्यादा खर्चा किया है। बेटे को ज्योतिष कर्म कांड वैसे तो पढ़ाना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो जैसे उनके पिता ने अगस्त्य जी ने इनको पढ़ाया था पूजा पाठ के बारे में, ज्योतिष कर्म कांड के बारे में, वैसा वो अपने बेटे को ज्योतिष और कर्म कांड के बारे में नहीं पढ़ाते या पढ़ाने की सोचते भी नहीं। तो वो बेटा इंजीनियरिंग की शिक्षा बेंगलोर से प्राप्त करता है और वहीं पर नौकरी को लग जाता है। मंडन मिसिर का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है बेंगलोर में और वहीं पर नौकरी भी करने लगता है। और पंडित जी की मंडन मिसिर जी की पत्नी गुजर चुकी है। मंडन जी अब अकेले और उनका बेटा जो इंजीनियर बेंगलोर में बन चुका है। और उसकी लोगों का मत ऐसा था कि मंडन जी ऐसी बहू लाएं अपने इंजीनियर बेटे को जो गांव में रहकर मंडन जी की सेवा कर सके। बहुत सारे लोगों ने यही सलाह दी थी किसे? मंडन मिसिर को। लेकिन मंडन जी स्वयं के स्वार्थ के लिए ऐसा करना नहीं चाहते थे। बहुत देखभाल के बाद एक इंजीनियर की बेटी से मंडन जी अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं। एक इंजीनियर की बेटी से उनका रिश्ता तय किया जाता है। दान दहेज भी नहीं लेते। अब देखिए, अपने बेटियों के शादी में दहेज तो दे देते हैं मंडन जी, लेकिन बेटे के शादी में किसी भी प्रकार का दान दहेज न लेते हुए एक इंजीनियर की बेटी अपने बेटे के साथ उसको चुनकर उनकी शादी केवल ₹125 में तिलक कराकर शादी करा देते अपने बेटे की। बहू कैसी है? तो पढ़ी लिखी है और एक स्कूल में पढ़ाने का काम भी करती थी। बेटे की शादी के बाद बेंगलोर रहने जाने की सलाह भी कई लोगों ने पंडित जी को दी कि देखो, आपकी बहू और बेटा बेंगलोर में है तो आपको भी वहां जाकर उनके पास रहना चाहिए। लेकिन ये बात मंडन जी नहीं सुनते, गांव में ही रहते हैं। लड़कियों की शादी के बाद केवल उनके पास 45 बीघे खेत बचे थे। 105 बीघे में से 45 बीघा खेत ही लड़कियों की शादी के बाद मंडन मिसिर के पास बचे हैं। उनमें से 5 बीघे रखकर सारा बेचकर पैसे बेटे और बहू को दे देते हैं। तब अब वे खिचड़ी पकाकर खाते रहते हैं। आपको मालूम है कि बहू के आग्रह के कारण वो केवल 5 एकड़ खेती अपने पास रहकर 40 बीघा खेती बेच देते हैं और पैसे अपने बेटे को और बहू को बेच देते हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खिचड़ी पकाकर खाते रहते हैं। बेटे ने बेचे खेत के पैसे लिए और वो सारे के सारे पैसे लेकर चला जाता है। 5 महीना पहले वे बेंगलोर जाते हैं अपने बेटे के पास रहने के लिए बाद में। लेकिन बेटे के पास जाने के बाद क्यों गए थे बेटे के पास बेंगलोर? क्योंकि बेटे को बेटी हो गई थी। उस बेटी को देखने के लिए गए थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद गए थे। वहां जाने के बाद जाकर बेंगलोर में रहकर 2 ही दिन हुए थे कि बहू ने एक विषय निकाला था जमीन जायदाद को लेकर और पति से झगड़ा भी किया था। उसे स्वयं का घर और गाड़ी लेने के लिए पैसे चाहिए थे। किसे? बहू को। झट मंगनी पट ब्याह। और ये
उनके लिए तनख्वाह तो 10,000 रुपये है, कम है, और ये तो तनख्वाह से फ्लैट भी नहीं ले सकता, गाड़ी भी नहीं ले सकता। तो वो कहती है कि पिताजी के पास जो खेती है वो बेची जाए और उस खेती से आए हुए पैसे से क्या किया जाए, तो ये गाड़ी बंगले का काम हो जाए। और उन दोनों का झगड़ा देखकर ससुर जी को बहुत बुरा लगता है कि अरे, इस खेती के कारण बेटा और बहू में झगड़ा हो रहा है। ये देखकर आपको, पहले तो बेटा ये बेचने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मंडन जी मान लेते हैं बहू का ये सारा स्वभाव देखकर, और खेती बेचते हैं। अंत में मंडन जी ने खेती बेचकर पैसे बेटे को दिए थे। इस कहानी में जो बहू आई है उसका नाम शैलजा है। इस बात से मंडन जी गांव के लोगों में और इसी प्रकार से वो सारी खेती बेचकर 5 बीघा खेती छोड़कर वो बेटे के पैसे भेज देते हैं। बेइज्जती हो जाती है गांव में। इसी कारण अब मंडन जी गांव के लोगों में बैठना उठना बंद कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे, ऐसा कैसा मुझे ये देखने को मिल रहा है। जब उनकी खुरपी मंदिर के पास बाद में बालू की बहू को मिल जाती है, मंडन जी के घर आकर उन्हें खुरपी देने के लिए आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता कि यह खुरपी बालू की बहू को मिलती है कहाँ पर, मंदिर के पास। तो ये खुरपी देने के लिए वो मंडन जी के घर आते हैं, आवाज दे जाती है, लेकिन घर से आवाज सुनने को नहीं मिलती। करीब महीने भर के बाद ऐसा मालूम होता है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने सूचना दी कि उसने मंडन मिसिर को दाढ़ी बढ़ाए, त्रिपुंड लगाए अयोध्या के एक मंदिर में देखा है। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से, कहानी का बहुत ही संक्षेप में मैंने आपके सामने कथानक रखा है। कहानी के उद्देश्य को अगर हम देखें तो वर्तमान नई पीढ़ी भौतिकवादी प्रभावों से इतनी प्रभावित है कि वह अपने बुजुर्गों के प्रति किसी भी प्रकार से प्रतिबद्धता नहीं दिखा पा रही है। मंडन मिसिर की यही स्थिति है। लेखक ने मंडन मिसिर के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया है जो अपने जीवन का आखिरी समय घर में अकेले रहने की बजाय किसी मंदिर में जाकर जीवन यापन करना चाहता है। वृद्ध विमर्श इस कहानी का मुख्य विषय है। यह कहानी जीवन के अनेक पक्षों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। तो सूर्यनाथ सिंह जी की वृद्ध विमर्श को लेकर आई यह कहानी केवल मंडन मिसिर तक ही सीमित नहीं रहती, तो सही में यह कहानी प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमारे यहाँ वृद्धाश्रम निर्माण हो चुके हैं, श्रावण बाल योजनाएं जैसी योजनाएं आ रही है। कई न्यायालयों को ये कहना पड़ रहा है कि आप माँ बाप की सेवा करो। इसलिए एक कवि ने हिंदी के कहा था कि एक बूढ़ी माँ को 2 बेटे थे, एक ऊपर रहता था, दूसरा नीचे रहता था। बूढ़ी माँ 15 दिन तक ऊपर रहती थी और 15 दिन तक नीचे रहती थी। जब 31 का महीना आता था तब बूढ़ी माँ भूखी रहती थी। माँ बाप को भी यहाँ पर किस प्रकार से आज की पीढ़ी भूलते चली जा रही है, इस बात को इस कहानी के द्वारा हम देख सकते हैं। इकलौता बेटा है, बेटे को बुढ़ापे में अपना बाप इतना, अपने पिताजी इतने लोगों के लिए प्रिय है, आदर्शवादी है कि सारे लोग इनकी कदर करते, इज्जत करते हैं। तो बेटे को तो ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, अपने पिता की, बहू को भी अपने ससुर की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि समय समय पर उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको ठग कर उनके पास जो खेती है उस खेती को बेचकर सारा पैसा बेटा लेके जाता है। बहू भी आपको मालूम है कि ससुर जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो आज की पीढ़ी यहाँ पर परिवार से नाता संबंध जोड़ने के बजाय भौतिक सुविधाओं के पीछे भागती हुई नजर आ रही है। चटमंगनी बट ब्याह इस दृष्टि से जल्दी उन्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन अपने बुजुर्गों द्वारा जो कमाया हुआ जो भी जमीन होगी, जायदाद होगी, उसको रखना चाहिए। ये बात वो सोचते नहीं है कि जिस पिता ने
अपने जीवन में इतनी इज्जत कमाई है, अगर ये जमीन बेच दी जाए तो पिता पर इसका क्या बुरा असर होगा, इस बारे में आज कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी बहुओं को केवल अ, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, इतना सीमित विचार करने वाले महानगरीय परिवार आज हमें देखने को मिल रहे हैं। जिन माँ बापों ने इतने सारे कष्ट उठाकर हमें यहाँ तक भेजा है, वही माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि उनके लिए उनकी सेवा हम करें, बुढ़ापे में हमारा आधार हम उन्हें दें। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डस्टबिन जैसी स्थिति आज घर के बूढ़ा बूढ़ियों की होती नजर आ रही है, और ये बहुत ही चिंता और चिंतनीय इस प्रकार का विषय है। और ऐसा ही होता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे देश की सारे जगत में परिवार या कुटुंब व्यवस्था पर जो गर्व किया जाता रहा है, वो संस्कृति आज हम समाप्ति की ओर जा रही है क्या, ऐसा विचार निश्चित रूप से इस कहानी को पढ़ने के बाद आ जाता है। सारे छात्रों को, हम जैसे सारे लोगों को ये कहानी पढ़ने के बाद या सुनने के बाद ये तय करना चाहिए कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करूँगा। उनको जिस बात से दुख होने वाला है, ऐसी कोई दुख वाली बात मैं नहीं करूँगा। बहू को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ससुर जी हमारे पिता के समान होते हैं। बुढ़ापा बचपन की ही पुनरावृत्ति होती है। छोटी छोटी बातों पर बूढ़े व्यक्ति के मन पर आघात होता है, तो बूढ़े व्यक्ति पर हमारे परिवार के आघात होने वाली बातें हम न करें, वैसा बर्ताव हम न करें। हमारे पति को भी हम समझ ले और उसी के अनुसार हम व्यवहार करते चले। जितनी हमारी आय है उतना ही हम खर्चा करने की भी सीख लेनी चाहिए। अगर हमारी आय 10,000 रुपये है और हम खर्चा 40,000 रुपये कर रहे हैं, तो ये भी जीवन में आगे चलकर समस्या खड़ा करने वाली बात हो सकती है। इसकी ओर भी अंगुली निर्देश करने का काम यह कहानी करते हुए दिखाई देती है। तो कहानी के उद्देश्य पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। बस इतना ही इस कहानी के कथानक और उद्देश्य के बारे में बताते हुए आधुनिकता बोध, महानगरीय बोध और वृद्ध विमर्श का चित्रण किस प्रकार से इस कहानी में आया है, इसे हम इस प्रकार से देखकर इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अन्य वीडियो में हम अगले विषय को लेकर आएंगे। तब तक हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते।